नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का जो अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र है, जो कि समान अध्ययन का पूर्वावलोकन है, और ये 8 खंडों में चतुर्थ खंड है। और ये चतुर्थ खंड जो है दोस्तों, वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की है, जिसमें कि वर्ष 1990 से लेकर के फरवरी 2022 तक के प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ में यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा समान अध्ययन के प्रश्न पत्र को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में बात करें तो इस पुस्तक का हम लोग अध्यायवार विभाजित करते हुए एक एक अध्याय का अध्ययन करते हुए अभी तक बात करें दोस्तों, तो कुल मिलाकर के अभी तक हम लोगों ने इस पुस्तक का तकरीबन 37 अध्याय को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात राजनीतिक दल तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। और इस सेशन में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में, अर्थात ये हम लोगों का 38वां अध्याय होगा, जो कि संविधान संशोधन से होगा। और मैं बता दूं कि अभी तक आप लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हों तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, ये पुस्तक जो है वो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसे कि एक एक चैप्टर को देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सेशन की ओर, जहाँ पे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं संविधान संशोधन से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो इस तरीके से अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता दूं सेशन स्टार्ट करने से पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पीछे के वीडियो को नहीं देखे हों, पिछले अध्याय को नहीं देखे हों, तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग उसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल अपने सेशन को अब स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नोट्स की ओर, जो कि कह रहा है कोई भी संविधान कितना भी सोच समझकर क्यों न बनाया जाए, उसमें समय, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। दोस्तों, कोई भी नियम हो, कोई भी कानून हो या कोई भी संविधान ही क्यों न हो, उसे जब बन जाता है, उसे जब बना दिया जाता है, तो कोई विशेष परिस्थिति ऐसी आती है, कोई एक निश्चित काल ऐसा आता है, कोई एक समय ऐसा भी आता है जिस समय उस पर पुनर्विचार करना पड़ता है। और कोई भी संविधान हो या कोई भी नियम हो या कोई भी कानून हो, वो मानव के हित के लिए ही बनाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे समय समय पर संशोधन भी करना पड़ता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला संशोधन है दोस्तों साधारण बहुमत के द्वारा, और दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा। उसके बाद में तीसरा जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट कह रहा है संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद की दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया संसद में राज्यों एवं प्रतिनिधित्व, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन एवं 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, माल और सेवा कर जैसे कि जीएसटी भी कहा जाता है उसे, उस परिषद संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 279 क के तहत संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों संबंधी प्रावधान, संविधान संशोधन की शक्ति की और उसकी प्रक्रिया आदि ऐसे विषय हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है संविधान के अनेक उपबंधों में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। इसमें नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या समापन आदि सम्मिलित है। दोस्तों, ये व्यवस्थाएं जो हैं वो अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन की बात करें तो ये 1951 के द्वारा ही संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। दोस्तों, संविधान में जब संशोधन किया जाता है तो संविधान में संशोधन करने की एक प्रक्रिया है कि जो पहले से संविधान में प्रावधानित है, जो अनुच्छेद पहले से संलग्न है, उसको तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसमें संशोधन करके कुछ नए अनुच्छेद को उसमें खंड और उपखंड करके जोड़ दिया जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में। तो इसे कहा जाता है दोस्तों लघु संविधान, अर्थात
अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 को ही लघु संविधान कहा जाता है। और संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक हेतु प्रावधान किए गए हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदाता की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अर्थात जब 61वां संविधान संशोधन 1988 ईस्वी में हुआ था, उस समय ये प्रावधान किया गया था कि अब जो वोट देने वाले जो मतदाता है उस मतदाता का जो आयु है दोस्तों वो 21 वर्ष से घटा करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है। अर्थात जिस कैंडिडेट का उम्र अगर जिस भी मतदाता का उम्र अगर 18 वर्ष का हो गया तो वो वोट देने का अधिकारी हो सकता है। उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 क में 6 से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपबंधित किया गया है। दोस्तों बात करें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में, तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध करते हुए केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या की अधिकतम 15% तक, राज्यों में किंतु 12 से कम नहीं निर्धारित की गई है। दोस्तों 69वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और जब 100वां संविधान संशोधन हुआ तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा समझौता के क्रियान्वयन से संबंधित किया गया। इसके बाद में अर्थात बात करें तो 100वां संविधान संशोधन जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा समझौता से संबंधित है। इसके बाद में 101वें संविधान संशोधन की बात करें तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ईस्वी में किया गया जो कि जीएसटी से संबंधित है। और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने तथा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और आगे बढ़ाया गया। दोस्तों संविधान के प्रारंभ से ये 80 वर्ष तक था। उसके बाद में जबकि एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिससे उनके लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 और विधानसभा में संबंधित राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 333 मनोनयन की व्यवस्था संविधान के प्रारंभ के 70 वर्ष के बाद 25 जनवरी 2020 ईस्वी को निष्प्रभावी हो गई। इसके बाद में बात करें 105वें संविधान संशोधन के बारे में, तो 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया गया है। दोस्तों संविधान की आधारभूत संरचना अर्थात बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्षण ऐसे मूलभूत हैं जिन्हें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दोस्तों आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारतीवाद 1973 ईस्वी में किया गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके प्रश्न कोश को देखें कि इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं। पहला प्रश्न जो कि है कह रहा है कथन ए कह रहा है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और कारण आर कह रहा है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। और दोस्तों इस तरीके से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके ही सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों कथन और कारण के पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि ए और आर दोनों सही तो हो रहे हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 368 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का
प्रवर्धन या परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है और इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त है। इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही हो रहे हैं और कारण जो है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार से विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संविधान के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। वह है दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। वह है दोस्तों अनुच्छेद 368, जिसके तहत ही संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। वह है दोस्तों अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। दोस्तों संविधान में संशोधन की पहल की बात करें तो वे संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके प्रारंभ किया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 का खंड 2 में किया गया है, किंतु संशोधन के लिए प्रत्येक सदन के सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक जो है वो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी में लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों कथन दिया हुआ है भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो कोई भी संशोधन है उसको लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा। इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा होने की वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है ऊपर के प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं। फिलहाल 8वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद के द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प के द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो ये कह रहा है दोस्तों संविधान संकल्प पारित न कर सकती है, उसके बाद में संविधान संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ये नंबर में कह रहा है संविधान संकल्प पारित कर सकती है और बी कह रहा है संविधान सभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। सी में बता रहा है ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। और तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों सही हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। इस तरीके से इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतु के उपबंधों के तहत वर्णित संविधान के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने हेतु विधेयक के भारत के संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि कम से कम आधे राज्य विधान मंडलों के द्वारा उस विधेयक को अनुसमर्पित किया जाए। दोस्तों
आधे राज्य यदि विधेयक को अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। वहीं बात करें तो राजस्थान विधानसभा समेत कोई भी विधानसभा संकल्प को पारित कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में विधानसभा द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। वो आवश्यक है दोस्तों संविधान के संघीय प्रावधान, उसके बाद में बात करें तो वह है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, और इसके बाद में हो जाएंगे संविधान सभा की प्रक्रिया। ये तीनों जो है दोस्तों ये सही हो जाएंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है भारतीय संविधान नम्य एवं परिवर्तनशील है और इसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला है दोस्तों साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत के द्वारा बात करें तो संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। यथा बात करें दोस्तों तो जैसे कि राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा नए राज्यों के निर्माण करने, राज्यों के विधान परिषदों को सृजन करने या समाप्त करने, राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि या कमी करने वाले संशोधन आदि, ये सब जो हैं वो साधारण बहुमत से किए जाते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रक्रिया जो कि है विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन की प्रक्रिया होती है दोस्तों अनुच्छेद 368(2) के तहत ही। इस प्रक्रिया के तहत संसद अपने प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, जिसमें कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित करके संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। इसके बाद में तीसरी प्रक्रिया को देखें तो वह है दोस्तों विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अनुसार संविधान के कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यथा राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उसके बाद में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन तथा 7वीं अनुसूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, माल और सेवा कर अर्थात GST परिषद संबंधित प्रावधान आदि हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिस पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। वो है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन, और उसके बाद में संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और उसके बाद में 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। इस तरीके से 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों संभव है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके ऑप्शंस को। इस प्रकार ऑप्शन के तहत इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात वो राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में से कोई एक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 11वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों नीचे कुछ कथन दिया हुआ है और कथन को पढ़ने के बाद बताना है कि उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहले कथन को देखें, कह रहा है भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। ये कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से दूसरे कथन को देखें, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संसद का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। ये कथन भी बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कथन न तो कथन 1 सही हो रहा है और ना ही कथन 2 सही हो रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है
संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकेगा। अतः कथन 1 गलत है। संघीय चरित्र में परिवर्तन से संबंधित संशोधन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए, न कि सभी राज्य विधानमंडलों के द्वारा। ये अनुच्छेद 368(2) का परंतुक है। इस प्रकार से कथन 2 भी गलत है। आगे 12 नंबर प्रश्न कह रहा है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों, जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति की योग्यता, उसके बाद में राष्ट्रपति की पद की शर्तें और अगला हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये जो है दोस्तों, ये संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से इसके कूट को देखें तो कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 5, 6 अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की पद की शर्तें और राष्ट्रपति के कार्यकाल जैसे विशेष विषय जो है वो विशेष संविधान संशोधन प्रक्रिया कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें कोई भी परिवर्तन संसद के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब क्या होगा। दोस्तों, तब होगा विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, किसी एक सदन के द्वारा पारित होने तथा फिर दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकृत होने अर्थात दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्तावना पर या प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों, संविधान संशोधन से कुछ कथन दिए गए हैं और उस पर विचार करना है और बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन है दोस्तों, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद में दूसरा कथन जो है वो संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। ये कथन सही नहीं है, ये गलत है। और तीसरा जो है वो है संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। यह कथन भी बिल्कुल गलत है। और चौथे कथन को देखें, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये कथन बिल्कुल सही है। हम लोगों ने देखा कथन 1 और कथन 4 जो है वो बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो इस तरीके से कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 1 और 4 सही हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत संविधान संशोधन की 2 विधियां दी गई है। पहला है प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा। और दूसरा है इस प्रकार पारित संशोधन विधेयक के कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन के द्वारा। दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है और दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं है। दोस्तों, साथ ही संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी, उसे निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संविधान द्वारा छीन दी गई है या छीन ली गई है। वह है दोस्तों 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 में संशोधन करके संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को वीटो कर सकने की राष्ट्रपति की शक्ति को छीन लिया गया। अनुच्छेद 368(2) के अनुसार इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करते ही किया जा सकेगा जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल संख्या
कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा, और तब संविधान उस विधेयक के निर्बंधों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। परंतु कतिपय मामलों में विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों के द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। दोस्तों नीचे 2 कथन दिया गया है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में है। दोस्तों पहला कथन जो है वो कह रहा है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के बाद अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से दोनों कथन सही हो रहे हैं, तो कूट के अनुसार देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा भाग 20 के संविधान के संशोधन संबंधित अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के साथ संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति जोड़ी गई तथा राष्ट्रपति को संसद के द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने हेतु बाध्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त इसी संशोधन से अनुच्छेद 368 में खंड 3 के तहत यह प्रावधानित किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। अगला पैराग्राफ को देखें, जो कि कह रहा है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतु के भाग क के अनुच्छेदों में अनुच्छेद 279 क को शामिल कर माल और कर सेवा परिषद संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक अर्थात अमेंडमेंट बिल कब लाया गया। वो लाया गया दोस्तों 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 10 मई 1951 ईस्वी को संसद में प्रस्तुत किया गया था तथा यह पारित होकर के जून 1951 ईस्वी में अधिनियम हुआ। दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 174, 176, 341, 342, 372 एवं 376 ईस्वी में संशोधन किया गया तथा 2 नए अनुच्छेद 31 क एवं 31 ख और 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है संविधान का प्रथम संशोधन जो कि वर्ष 1951 ईस्वी में पारित हुआ था निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। दोस्तों वो कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेदों 31 क एवं 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया ताकि कुछ राज्यों में कृषि एवं कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। दोस्तों भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये प्रथम संशोधन के द्वारा ही परिवर्धित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 20वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि के द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया है। वो किया गया है दोस्तों 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है 15वें संविधान संशोधन अधिनियम
1963 ईस्वी के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 124(2)(a) के तहत प्रावधान किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि के द्वारा उपबंध करे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों के समाप्ति कब की गई। वो की गई दोस्तों 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 1971 ईस्वी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वर्ष 1971 ईस्वी में अधिनियमित 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 363 को देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और प्रीवी पर्सों का अंत स्थापित करके तथा अनुच्छेद 291 शासकों के प्रीवी पर्सों की राशि एवं अनुच्छेद 362 जैसे कि देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार का निरसन करके भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति की गई। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नांकित संविधान संशोधनों को सुमेलित करिए। दोस्तों एक तरफ संविधान संशोधन दिया हुआ है और किस विषय से दिया हुआ है इससे सुमेलित करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों 13वां संविधान संशोधन के बारे में। 13वां संविधान संशोधन जो है वो नागालैंड से है, अर्थात ए का मिलान हो जाएगा AC। उसके बाद में 18वां संविधान संशोधन जो है वो राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है, इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों 18वां अर्थात 2 का मिलान हो जाएगा CC। जबकि बात करें 39वां संविधान संशोधन के बारे में तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनौती नहीं दी जा सकती, इससे संबंधित है, अर्थात 3 का मिलान हो जाएगा D से। जबकि 52वां संविधान संशोधन जो है वो दल बदल अधिनियम से है, 4 का मिलान हो जाएगा B से। इस प्रकार इसके कूट को देखें दोस्तों तो कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है सही सुमेलन इस प्रकार से है। 13वां संविधान संशोधन जो है वो नागालैंड से है, 18वां है राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है और 39वें के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है और 52वां है दल बदल अधिनियम से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 23वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पहला है दोस्तों एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और पहला हम लोग देख रहे हैं कि कह रहा है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। ये है दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन से, अर्थात ए का मिलान हो जाएगा 3 से। उसके बाद में बी की बात करें तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, इसका संबंध है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन, अर्थात इसका मिलान होगा 4 से। जबकि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया, इसका संबंध हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन से, ए का मिलान हो जाएगा 1 से। और डी में है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना, इसका संबंध जो है दोस्तों वो है 42वां संविधान संशोधन से, अर्थात इसका मिलान हो जाएगा 2 से। इस प्रकार इसके कूट को देखें तो कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है सही सुमेलन इस प्रकार से है। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन जो है वो 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 से है, जबकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, और मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत, जबकि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं 24वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। सूची 1 में संविधान संशोधन है और सूची 2 में उसका विषय वस्तु है। दोस्तों स्क्रीन पे ये थोड़ा लंबा है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक बार इस प्रश्न को केवल देख लेते हैं और हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की ओर। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे तो उसे बेहतर ढंग से और स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है सही सुमेलन इस प्रकार से है। 69वां संविधान संशोधन जो है वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया और 75वां संविधान संशोधन के तहत राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना की गई।
जबकि 80वां संविधान संशोधन के तहत 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार न किया गया और 83वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहाँ का समाज जो है वो आदिवासी समाज है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर को, जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ सूची 1 जो है वो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान से संबंधित है, जबकि दूसरा जो सूची 2 है वो संवैधानिक संशोधन का क्रमांक है। दोस्तों ये भी पूर्ण रूप से स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है। इस तरीके से हम लोग एक बार इसे प्रश्न को देख लेते हैं केवल, और देखने के बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे इसके डिस्क्रिप्शन के पास। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो सही सुमेलन के तौर पे बता रहा है। एक तरफ संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है और दूसरे तरफ संवैधानिक संशोधन का क्रमांक दिया हुआ है। दोस्तों अनुच्छेद 19(1) का ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार जो है वो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत ही है, जबकि रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण किया गया है 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी के तहत। उसके बाद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण की बात करें तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण जो है वो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 ईस्वी में, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिखंडित है, उसके तहत किया गया। और मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना जो है वो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के तहत है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। वो किया गया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अर्थात 1976 ईस्वी के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन या परिवर्धन किया गया था तथा अनेक प्रावधान भी जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। दोस्तों 42वें संविधान का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय में उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्मित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधित करने से रोका गया था। आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। वह है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में किया गया है। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से इसकी संख्या जो है वो 11 हो चुकी है और इन्हें मूल रूप से सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों नीचे 2 कथन दिया हुआ है और दोनों कथन को पढ़ने के बाद ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है दोस्तों, पहला कथन कह रहा है भारत के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। ये कथन जो है वो सही नहीं है, ये गलत है। जबकि दूसरे कथन की बात करें तो वो है भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन के भारत के उच्चतम न्यायालय की ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। ये कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 2 कथन में से केवल एक कथन ही सही हो रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल कथन 2 सही है। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है वर्ष 1975 ईस्वी में 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 329 क को जोड़ करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया गया था, जिसे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरसित कर दिया गया। इस प्रकार से कथन 1 जो है वो असत्य है। इसके अगले पैराग्राफ को देखें, जो कि कह रहा है
99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसे कि अक्टूबर 2015 ईस्वी में दिए गए अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दिया। इस प्रकार से कथन 2 जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? वह है दोस्तों 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? वो लगाया है दोस्तों भारतीय संविधान का 52वां संशोधन कानून। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है संविधान के 52वें संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ करके इसके तहत किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर रोक लगाई गई। इसमें 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपेक्षित संशोधन भी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? वो किया गया दोस्तों 52वां संविधान संशोधन के तहत ही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इसके सॉल्यूशन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न कह रहा है संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दोस्तों दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न को देखें, कह रहा है भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? वह है दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? वो किया गया दोस्तों 58वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 22 के शीर्षक में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 394 क को अंतः स्थापित करके राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में अनुवाद प्राधिकृत पाठ प्रकाशित कराने का प्राधिकार दिया गया। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 35 नंबर प्रश्न को। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? वह 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अर्थात 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा ही संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 ईस्वी से प्रभावी हुआ। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष किया गया? वह है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और इसके सॉल्यूशन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था? वो बना था 69वां संविधान संशोधन के तहत ही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 1 फरवरी 1992 ईस्वी से प्रभावी हुआ था और इसी के द्वारा ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात नेशनल कैपिटल टेरिटोरी का दर्जा दिया गया तथा इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन
संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है, वह 69वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है 79वें संविधान संशोधन 1999 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, जिसे कि 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। दोस्तों संविधान 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पुनः 10 वर्षों संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2030 ईस्वी तक के लिए बढ़ाया गया है। तथापि एंग्लो इंडियंस की मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की सीटों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? वो किया गया है दोस्तों 79वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है संविधान का 93वां संशोधन विधेयक 2001 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया था, जो कि अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत नए अनुच्छेद 21 क को अंतः स्थापित किया गया है तथा राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया है और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड 51 को जोड़ा गया है। और यह संशोधन विधेयक जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है 86वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? वो किया गया दोस्तों 2010 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से लागू हुआ था। दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 ए जोड़ करके 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 ईस्वी को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया। लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 ईस्वी के संसद के द्वारा अधिनियमित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम के साथ 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से लागू किया गया। 43 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला नया अनुच्छेद 21 संविधान में जोड़ा? वह 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? वो दोस्तों बांटा गया है 79वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया है और तदनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 क में क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है।
45 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उन राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। वह है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन के तहत ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है वर्ष 2003 तक मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था, किंतु वर्ष 2003 ईस्वी में अधिनियमित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित की गई है। दोस्तों इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए हैं तथा 10वीं अनुसूची के तहत निर्हरित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निर्हरित किया गया है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई है। वह है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। वह है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण प्रदान किया गया है। वह है दोस्तों 93वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 को जोड़ा गया और इस संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि इस अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19(1)(g) की कोई बात राज्य को नागरिकों के किन्हीं सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए, जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध उसके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है, जिसके अंतर्गत निजी संस्थाएं भी आती है, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, जो कि अनुच्छेद 301 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षक संस्थाओं से भिन्न हो, उस विधि के द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है। दोस्तों इसका विषय है सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है 12 जनवरी 2012 ईस्वी को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को अधिसूचित किया गया और इस संशोधन से सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) के खंड सी में सहकारी समितियां शब्द, भाग 4 में अनुच्छेद 43(a) के बाद 43(b) में सहकारी समितियों का संवर्धन तथा भाग 9(1) के बाद भाग 9(b) में अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा सहकारी संस्थाओं का व्यावसायिक प्रवर्धन, गठन एवं कार्य संचालन संबंधित प्रावधान शामिल है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1) के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। वो जोड़ा गया दोस्तों 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 51 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(z)(j) के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो चुकी है या हो सकती है दोस्तों कम से कम 21 हो सकती है, अधिक से अधिक 21 हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
इसके सॉल्यूशन को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितने राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बना करके उपबंधित किया जाए। दोस्तों, परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशक की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है। वह है दोस्तों 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके और भी ऑप्शंस को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 माल और सेवा कर अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान सितंबर 2016 ईस्वी में प्रभावी हुए थे तथा भारत में माल और सेवा कर का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 ईस्वी को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 53 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ है दोस्तों सूची 1 में अधिनियम और दूसरे तरफ है सूची 2 में संशोधन। दोस्तों, ये पूर्ण रूप से स्क्रीन पर न आने की वजह से हम लोग इसे एक बार देख लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन के तहत। तो आइए अब देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन जो कि कह रहा है सही सुमेलन इस प्रकार से है। एक तरफ दोस्तों अधिनियम है और दूसरे तरफ इसका संशोधन है। बात करें संविधान का 49वां संशोधन अधिनियम 2006 जो कि अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया। वहीं संविधान का 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 जो है वो अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और संविधान का 96वां संशोधन अधिनियम 2011 में 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, जबकि संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 में अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 54 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 ईस्वी को मंजूरी दी थी। वो दिए थे दोस्तों 105वां संविधान संशोधन अधिनियम को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन जो कि कह रहा है संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा के द्वारा 10 अगस्त 2021 ईस्वी को तथा राज्यसभा के द्वारा 11 अगस्त 2021 ईस्वी को पारित किया गया था तथा इसे 18 अगस्त 2021 ईस्वी को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर संविधान 105वां संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342A में संशोधन करके राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया गया है। दोस्तों, साथ ही इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 338B और 366 में भी तत्संबंधित अपेक्षित संशोधन किए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 55 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। दोस्तों, नीचे 4 पॉइंट दिया हुआ है और इस चारों पॉइंट को एक सही कालक्रम में विभाजित सजाना है। तो इसके सही कालक्रम को देखें तो दोस्तों पहले आ जाएगा गोलकनाथवाद, उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों 24वां संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात ये आ जाएगा 1 पर और ये आ जाएगा 2 पर। जबकि बात करें इसके अगले वाले के बारे में तब आएगा इसका क्रम आएगा दोस्तों केशवानंद भारतीवाद का जिसका क्रम 3 हो जाएगा और अंत में आएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसका क्रम 4 हो जाएगा। इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार से इसके सही क्रम को देखें तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1, 3, 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है एक तरफ घटना और दूसरे तरफ देखेंगे उसके वर्ष को। दोस्तों, गोलकनाथवाद जो कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बीच में हुआ था 1967 ईस्वी में और केशवानंद भारतीवाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच में हुआ था 1973 ईस्वी। जबकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 56 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नांकित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। वह है दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थी। इसी निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया था। 57 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। दोस्तों, इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की। दोस्तों, अगले पॉइंट को देखें तो उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन की पूर्ण शक्ति है, किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान संशोधन से संबंधित जो भी मामले आते हैं उनका निर्णय इसी आधार पर होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। 58 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। वो क्या है दोस्तों? केशवानंद भारतीवाद 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 59 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? वो कर सकता है दोस्तों संसद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। संसद के द्वारा ही भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिन्हें समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी के अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान के कुछ आधिकारिक या मूलभूत लक्षण हैं जिनका किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो कि अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए? इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित रखता है या सीमित करता है। वह दोस्तों 25वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 25वां संशोधन। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है संविधान के 25वां संशोधन 1971 के द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 31 सी के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु पारित किया गया कानून इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 62 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों नीचे 2 कथन दिया गया है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों विचार करने के बाद तो सबसे पहले देखते हैं कथन 1 को जो कि कह रहा है 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों का पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। इसके बाद में अगले कथन को देखें तो कह रहा है दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद 1980 ईस्वी के निर्माण में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लेखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। इस प्रकार से देखें दोस्तों तो कथन जो 2 है वो सही है, केवल 2 सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 31 ग का विस्तार करके राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया।
उन अधिकारों पर जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14, 19 और 31 में है। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय के द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 ईस्वी में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया था। दोस्तों बात करें तो लेकिन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 के द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को 39 ख और ग में बताए गए निर्देशक तत्वों के अधीनस्थ माना गया। अनुच्छेद 31 की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरसित किया गया। इस प्रकार से कथन 1 जो है वो गलत है और कथन 2 जो है वो बिल्कुल सही है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है सिक्किम एक नया राज्य बना। दोस्तों सिक्किम जो है वो एक नया राज्य बना 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है संविधान के 45वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 42वें राज्य के रूप में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 64 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नांकित में से कथन सिक्किम के संबंध में सही है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सिक्किम के संबंध में सही है और कूट की सहायता से इसका सही उत्तर बताना है। दोस्तों पहला कथन जो है वो कह रहा है 1975 ईस्वी में यह भारत का अभिन्न अंग बना, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। और इसके बाद में तीसरा है कि इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। इस तरीके से ये कथन भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही कथन है सिक्किम राज्य के संदर्भ में। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा देते हुए राज्य का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है, जो कि जैव विविधता से परिपूर्ण है और यहाँ के मुख्य निवासी जो हैं वो लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मनोरंजन को राज्य का दर्जा दिया गया, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों वो संवैधानिक संशोधन है 53वां, अर्थात 53वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 53वां संविधान संशोधन। इसके सॉल्यूशन को देखें जो कि कह रहा है 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा मिजोरम राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 371G के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। 20 फरवरी 1987 ईस्वी को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है संविधान का 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंध है। वो है दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है संविधान का 98वां संशोधन विधेयक उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया हेतु राजग सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2003 ईस्वी में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अर्थात एनजीसी की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया था। दोस्तों हालांकि मई 2004 ईस्वी में 13वीं लोकसभा के भंग होने के कारण ही यह विधेयक व्यापक हो गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 67 नंबर प्रश्न को और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है। दोस्तों भारत में बात करें 2013 ईस्वी तक तो कुल मिलाकर के 98 संशोधन किए जा चुके थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारत में मई 2013 ईस्वी तक कुल मिलाकर के 98 संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका था, जबकि अब तक अगस्त 2021 तक को देखें तो 2021 तक भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 105 संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही हम लोग आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण विराम लगाएंगे और रुक जाएंगे यहीं पे। फिर हम लोग अपनी यात्रा को अगले सेशन से आगे की ओर बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों राजभाषा के बारे में। तो दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, स्थगित करेंगे और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।